अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लूप्स का टॉपिक स्टार्ट किया था और लूप की बेसिक्स जो है हमने कवर की थी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखा था कि लूप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो हमने ये देखा कि प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, हमारे वो सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जिनको हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर हमें ऐसी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ जाती हैं कि हम जब तक उनको बार बार एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे तो तब तक वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं होगा। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद है वो आइटरेटिव स्ट्रक्चर है, और आइटरेटिव स्ट्रक्चर को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टूल्स अवेलेबल हैं उनको हम लूप्स कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि अगर हमने लूप्स को इस्तेमाल करना है तो उसके 3 या 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हमने उनको इस्तेमाल करना होता है और हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इन कंपोनेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। और वो 4 कंपोनेंट्स लूप की इनिशियलाइजेशन, लूप की टर्मिनेशन या कंडीशन भी कहते हैं उसे, ब्लॉक ऑफ लूप होता है हमारे पास या बॉडी ऑफ लूप है, और लास्टली हमारे पास इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो इन 4 चीज़ों को इस्तेमाल करके हम एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। और इसी टॉपिक से रेलिवेंट मैंने एक असाइनमेंट भी आपके साथ शेयर की थी। तो अगर आप इस असाइनमेंट में किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको इसमें स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आप कोई ना कोई लूप इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें आपने 1 से लेके 20 तक तमाम इवन नंबर को प्रिंट्स करवाना है। तो अब 1 से लेके 20 तक आपको लूप लगाना पड़ेगा, और जब आप लूप लगाएंगे तो अब आप इस लूप के साथ इवन नंबर को कैसे गेट करते हैं ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लॉजिक इस्तेमाल की है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 डिफरेंट लॉजिक्स हो सकती हैं। एक लॉजिक तो ये हो सकती है कि आप 1 से लेके 20 तक एक लूप एग्जीक्यूट करें और आपको हर आइट्रेशन के ऊपर एक नंबर मिलेगा। जैसे कि अगर आपका लूप का वेरिएबल आई जो है, अगर आपने इसको 1 से स्टार्ट किया है तो ब्लॉक में आके आपको पहली दफ़ा आई की वैल्यू 1 मिलेगी। अब आप इसको चेक कर लें कि ये नंबर आपका इवन है या ऑड है, और इसके लिए आप एक इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप अपने इस आई नंबर को 2 पे डिवाइड करें और चेक करें कि रिमाइंडर 0 आता है या फिर नहीं आता। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है तो दैट मीन वो इवन नंबर है, आप उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर दें सी आउट के साथ। और अगर वो इवन नहीं आता तो आप दोबारा लूप आपका चलेगा, अगला नंबर आ जाएगा और आप उसको चेक कर लेंगे। इसी तरह फिर 2 आ जाएगा, और 2 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो उसका रिमाइंडर 0 होगा और आप उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे। एक लॉजिक आप इसकी ये भी लगा सकते हैं। एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि अगर आप लूप को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपका इवन नंबर जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, या लेट से आप लूप को 1 की बजाय आप 2 से स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपको पता है कि 1 तो इवन है ही नहीं। तो आप लूप को 2 से स्टार्ट करें और 2 को प्रिंट कर दें, और अब आप इंक्रीमेंट जो है वो 2 का इस्तेमाल कर लें आप। तो अगर आप इंक्रीमेंट 2 का इस्तेमाल करेंगे तो 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, यानी आपके पास सारे लूप में आएंगे इवन नंबर। तो एक तो आपको लूप इस्तेमाल करनी है और दूसरा आपको इसमें चाहे आप इफ एल्स इस्तेमाल कर ले या फिर आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को आप केयरफुली इस्तेमाल करके अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चंस हो सकता है इस तरह से हों कि जिसमें आपको शायद साथ में इफ एल्स भी इस्तेमाल करना पड़ जाए, यानी लूप के अंदर जब आप जा रहे हैं तो आपकी स्टेटमेंट्स के अंदर इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स भी रिपीट हो रही हैं। इस असाइनमेंट को आपने केयरफुली खुद से अटैम्प्ट करना है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली जब मैं आपको पेपर में क्वेश्चन दूंगा तो वो भी इन्हीं क्वेश्चन से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि ये इजी एज इट इज़ यहाँ से कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन इन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपने इनको खुद से सॉल्व किया होगा तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब हमने लूप को आगे कंटिन्यू करना है, और इसमें अब हमने पर्टिकुलरली लूप्स की हमने ये तो देखा कि लूप को इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीक़ेकार हैं, और वो बुक में भी गिवन है। बुक में ये आपका चैप्टर नंबर 5 है रेपिटेशन के नाम से,
और यहाँ बताया गया कि आप 3 तरह के से C++ के अंदर जो है वो लूप की स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। आपके पास वाइल लूप होता है जिसे प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं, फॉर लूप होता है, ये भी प्री टेस्ट लूप है, और एक डू वाइल लूप है जिसे हम पोस्ट टेस्ट लूप कहते हैं। तो इस चैप्टर को आपने उम्मीद है पढ़ लिया होगा, इसका इंट्रोडक्शन, वाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, डू वाइल स्टेटमेंट, और साथ साथ अगर आप बुक में देखें तो उन्होंने यूजिंग एन एक्टिविटी डायग्राम जो है वो उसको बाकायदा ग्राफिकली भी प्रेजेंट किया है कि ये लूप किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, लेकिन इसके अलावा लूप की 2 और टाइप्स भी होती हैं और इनका ताल्लुक C या C++ या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं होता। इनको हम जनरली ही लूप्स की 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। इसमें एक हमारे पास होते हैं काउंटर कंट्रोल लूप और दूसरे हमारे पास होते हैं सेंटिनल या इवेंट कंट्रोल लूप। तो आज के लेक्चर में हम एक तो इन 2 लूप्स के दरमियान डिफरेंस पढ़ लेंगे कि क्या डिफरेंस है और कहाँ पे काउंटर कंट्रोल लूप इस्तेमाल होता है, कहाँ पे सेंटिनल कंट्रोल लूप इस्तेमाल होते हैं हमारे पास। सेकेंडली, हमने ये देखना है कि लूप के अंदर नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। यानी अभी तक हमने जो लूप्स पढ़े हैं वो सिंपल लूप हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने सिंपल इफ एल्स पढ़ा था और फिर हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा था जब हम सिलेक्शन वाली स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे। इसी तरह जब हम लूप की बात करते हैं तो हमारे पास लूप में भी नेस्टेड लूप हो सकते हैं। तो हमने ये देखना है कि नेस्टेड लूप क्या होते हैं, कब नेस्टेड लूप को इस्तेमाल किया जाता है, और अगर हमने नेस्टेड लूप को इस्तेमाल करना है तो उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार हमारे पास क्या होता है। और फिर लूप की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें और होती हैं। एक हमारे पास होती है ब्रेक स्टेटमेंट और एक हमारे पास होती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो वो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी हम आज के लेक्चर में देखेंगे, और बाकी जो कंटेंट है हम वो मेजॉरिटी कंटेंट अपना ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट वाला टॉपिक भी आज के लेक्चर में इंक्लूड होगा। ड्यूरिंग क्लास हमने जो मेजॉरिटी एग्जांपल्स कवर की थी उसके अंदर हमने वाइल लूप को यूज़ किया था, लेकिन अगर हम क्विकली एक डिफरेंस देखना चाहें वाइल लूप में और डू वाइल लूप में, और इनको हम नॉर्मली प्री टेस्ट लूप या पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं, तो ये एक बड़ा क्लियर सा डिफरेंस आपके सामने है कि जब आप प्री टेस्ट लूप इस्तेमाल करते हैं जिसमें वाइल लूप और फॉर लूप आता है, तो उसमें नॉर्मली आपकी कंडीशन जो है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, या कंडीशन आप पहले लिखते हैं और आपका एक्शन या वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनको आपने रिपीट करना होता है वो स्टेटमेंट्स आपकी बाद में आती हैं। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिए थे, तो यूजुअली आपने उनको वाइल लूप या फॉर लूप के साथ सॉल्व किया होगा और वो आपका प्री टेस्ट लूप है। और आपने देखा होगा कि पहले आप कंडीशन के बारे में सोचते हैं, पहले कंडीशन बनाते हैं और फिर आप अपने लूप का ब्लॉक बनाते हैं। एक और लूप है हमारे पास जिसे हम डू वाइल लूप कहते हैं, और ये लूप नॉर्मली पोस्ट टेस्ट लूप कहलाता है। इस लूप में अगर आप देखें तो पहले आपके पास वो एक्शन या सेट ऑफ कमांड्स आ रही हैं जिनको आप एग्जीक्यूट करेंगे और बाद में कंडीशन की तरफ आप आएंगे, और अगर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी तो फिर वापस आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका मतलब है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी आप स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, और जब फॉल्स हो जाएगी तो आप अपने इस लूप से बाहर आ जाएंगे या आपका लूप जो है वो एग्जिट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सपोज किया अगर पोस्ट टेस्ट लूप के अंदर पहली दफ़ा भी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी स्टेटमेंट्स एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट कर चुकी होंगी, और प्री टेस्ट लूप के अंदर अगर आपकी लूप पहली दफ़ा में फॉल्स हो जाती हैं तो आपकी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। तो यूजुअली अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं कि हमने एक दफ़ा स्टेटमेंट्स को लाजमी एग्जीक्यूट करना है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, फिर पोस्ट टेस्ट लूप को इस्तेमाल करते हैं। और हम आगे जाके देखेंगे कि वो जो लूप जिसे हम कह रहे हैं कि हमारा सेंटिनल लूप है, वहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम हम पोस्ट टेस्ट लूप का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, लूप के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और वो होता है लूप को टर्मिनेट करना। और जब हम बात करते हैं काउंटर कंट्रोल लूप की या इवेंट कंट्रोल और सेंटिनल लूप, अच्छा ये दोनों टर्म जो हैं ये बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, यानी ये एक ही लूप को रिप्रेजेंट करती है। हम उसको इवेंट कंट्रोल लूप भी कहते हैं और सेंटिनल लूप भी कहा जाता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यानी काउंटर कंट्रोल लूप एक अलग टाइप है
और इवेंट कंट्रोल लूप्स या सेंटिनल लूप्स जो है ये सेम टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों लूप के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो लूप की टर्मिनेशन का है। नॉर्मली आपको पता है कि काउंटर कंट्रोल लूप में हम टर्मिनेशन के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो लूप की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। यानी हमने लूप की इनिशियलाइजेशन की है, फिर हमने एक कंडीशन लगाई है और हमें पता है कि उस कंडीशन तक रीच करने के लिए, उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए हमें एक वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस वेरिएबल को हम नॉर्मली काउंटर वेरिएबल भी कह लेते हैं। और वो वेरिएबल एक ख़ास टाइम के बाद जो है वो उस वैल्यू को रीच कर जाएगा जहाँ पे जाके हमारा लूप फॉल्स हो जाएगा। और अगर इन केस अगर हमने हमारा वो वेरिएबल जो कि उस पोजीशन की तरफ हमें लेके जाता है कि जहाँ पे जाके हमारा लूप जो है वो फॉल्स होगा, अगर वो उस पोजीशन तक रीच नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है हमारा लूप कभी भी टर्मिनेट ही नहीं होगा। तो जो बुनियादी डिफरेंस है काउंटर कंट्रोल लूप और इवेंट कंट्रोल लूप में वो इसी टर्मिनेशन वेरिएबल का है। हमने अब तक जितने भी लूप्स को स्टडी किया है, चाहे आपके उस असाइनमेंट के अंदर लूप्स थे या मैंने क्लास के अंदर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, वो सारी काउंटर कंट्रोल लूप्स हैं। क्योंकि उन लूप्स के अंदर टर्मिनेशन का काम हो कैसे रहा है कि हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, कंडीशन लगाते हैं और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करके हम अपनी कंडीशन तक रीच करते हैं। और जब हमारा वो वेरिएबल जिसको हमने एज ए कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल किया होता है वो उस वैल्यू पे रीच करता है जहाँ पे जाके उसने फॉल्स होना होता है, तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन इवेंट कंट्रोल लूप में ऐसा नहीं होता। इवेंट कंट्रोल लूप में हम कोई ऐसा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसको हम एक ख़ास पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता हुआ अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाता है। रादर देन जो इवेंट कंट्रोल लूप्स होते हैं उसमें लूप की टर्मिनेशन डिपेंड करती है एक ख़ास वैल्यू के ऊपर, और वो ख़ास वैल्यू कभी भी आ सकती है। यानी वो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेगी हमारे पास, बल्कि ये वो एक ऐसी वैल्यू है जो कभी भी आ सकती है। और आप इसको ऐसे सपोज करें कि लेट्स से कि अगर हमने एक लूप इस्तेमाल किया हुआ है और उस लूप का टर्मिनेट करना हमने यूज़र के ऊपर छोड़ दिया है, और हम क्या करते हैं कि लूप की बॉडी में आके यूज़र से इनपुट लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि अगर यूज़र की इनपुट ये ख़ास वैल्यू है तो लूप टर्मिनेट कर जाए। इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर मैंने एक लूप लगाया है और मैंने उसमें कंडीशन ये लगा दी है कि जब तक यूज़र जो है वो -1 की वैल्यू एंटर नहीं करेगा लूप जो है वो आइट्रेट करता रहेगा। सो दैट मीन कि अगर यूज़र ने पहली आइट्रेशन के ऊपर ही -1 की वैल्यू एंटर कर दी है तो लूप एक दफ़ा चल के जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और हो सकता है कि यूज़र पहली दफ़ा में -1 एंटर नहीं करता है, वो नेक्स्ट टाइम पे एंटर करता है या उससे नेक्स्ट टाइम पे या उससे नेक्स्ट टाइम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लूप की टर्मिनेशन जो है वो किसी खास काउंटर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है जो ग्रेजुअली हम अचीव करेंगे, बल्कि इस लूप की टर्मिनेशन का कोई अंदाज़ा नहीं है। ये लूप कभी भी टर्मिनेट कर सकता है और वो डिपेंड करता है कि वो ख़ास वैल्यू जो है वो कब आ जाएगी, और वो ख़ास वैल्यू कभी भी आ सकती है। लेकिन काउंटर कंट्रोल लूप में क्या होता है, वो वाली वैल्यू जिसके ऊपर लूप ने टर्मिनेट करना होता है वो ग्रेजुअली हमारे पास एक ख़ास इंक्रीमेंट्स के साथ हम उसको रीच करते हैं। आप इसको यूँ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जब हम काउंटर कंट्रोल लूप की बात करते हैं तो नॉर्मली उसमें हमें पता होता है कि हमारा लूप कितनी दफ़ा पे आइट्रेट करेगा। यानी सपोज किया मेरा एक लूप है जिसको मैंने स्टार्ट 1 से किया है और वो 1 से लेके 10 तक जाएगा, तो और मैंने इंक्रीमेंट 1 का सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि मुझे ये पहले से ही पता है कि ये लूप 10 टाइम आइट्रेट करेगा। और फिर एक और लूप है जिसको मैंने 1 से स्टार्ट करके मैं इसकी जो एंडिंग वैल्यू है वो 100 दे रहा हूँ, तो ये भी काउंटर कंट्रोल लूप होगा अगर मैंने इसके दरमियान इंक्रीमेंट जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है। लेट्स से मैंने 1 का इस्तेमाल कर लिया या 2 का इस्तेमाल कर लिया। अगर इंक्रीमेंट 2 का है तो ये 50 टाइम आइट्रेट करेगा, और अगर इंक्रीमेंट 1 का है तो ये 100 टाइम आइट्रेट करेगा। इसी तरह अगर एक लूप है उसको मैंने 1 से स्टार्ट किया है और उसकी एंडिंग वैल्यू मैं कहता हूँ यूज़र देगा, जैसे आपने फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बनाया था। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें भी मुझे पता है कि ये लूप कितनी दफ़ा इटरेट करेगा। ये 1 से स्टार्ट होगा और ये n तक जाएगा, यानी मुझे इसकी आखिरी वैल्यू पता है या इसकी नंबर ऑफ आइट्रेशन मुझे पता है। सो अगर हम इस तमाम लूप्स के अंदर सपोज करें कि हमने 1 का इंक्रीमेंट दिया हुआ है, तो पहला लूप जो है वो 10 टाइम आइट्रेट करेगा, आई नो।
सेकंड लूप जो है वो 100 टाइम आइट्रेट करेगा, दैट्स मीन कि हमें पहले से वैल्यू पता है कितनी दफ़ा आइट्रेट करेगा। और लास्टली भी मुझे पता है कि वो कितनी दफ़ा आइट्रेट करेगा, वो n टाइम आइट्रेट करेगा। तो काउंटर कंट्रोल लूप के अंदर हमें पहले से ही पता होता है कि लूप कितनी दफ़ा आइट्रेट करेगा, हमें वो वैल्यू पहले से ही पता होती है, चूँकि हमने उसकी इनिशियलाइजेशन भी की होती है, हमने उसकी कंडीशन भी बनाई होती है और हमने उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी डिसाइड कर लिया होता है। तो हमें पता होता है कि जब ये लूप एग्जीक्यूट करेगा तो ये टोटली कितनी आइट्रेशन इसकी बनेगी। लेकिन जो इवेंट कंट्रोल लूप होता है इसमें हम ये कभी भी नहीं बता सकते कि ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा। सपोज़ किया अब मैंने एक और लूप इस्तेमाल किया और उस लूप की मैंने कंडीशन यूँ लगाई है कि मैं कहता हूँ कि मैंने यूज़र से एक इनपुट ली है n के अंदर, और जब तक वो इनपुट जो है वो -1 के नहीं हो जाती है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। और अब मैं लूप की बॉडी में आके क्या कर रहा हूँ, दोबारा n की वैल्यू यूज़र से इनपुट करवा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि सपोज़ किया यहाँ पे पहली दफ़ा यूज़र ने n की वैल्यू इनपुट की थी कुछ, और लेट से वो n की वैल्यू जो है वो यूज़र ने इनपुट की थी 10, तो 10 -1 के इक्वल नहीं है, लूप आइट्रेट करेगा। लेकिन जब लूप एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो यूज़र दोबारा एक और वैल्यू एंटर करेगा, और अगर अब ये वैल्यू यूज़र -1 एंटर कर देता है तो दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम में से कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा, यानी हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये n टाइम एग्जीक्यूट करेगा, हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये 3 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। सो इसकी नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ये हो सकता है ये 0 टाइम एग्जीक्यूट करे, हो सकता है ये 3 टाइम एग्जीक्यूट करे, हो सकता है ये 4 टाइम एग्जीक्यूट करे, हो सकता है ये 10 टाइम एग्जीक्यूट करे, क्योंकि यूज़र कभी भी इस लूप की आइट्रेशन जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इसको वो स्टॉप कर सकता है। वो जब भी n की वैल्यू -1 इनपुट कर देगा तो लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और इसको हम इवेंट कंट्रोल लूप कहते हैं, चूंकि इस लूप का टर्मिनेट होना एक ख़ास इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और वो इवेंट क्या है कि जब n की वैल्यू -1 आ जाएगी या यूज़र n की वैल्यू -1 एंटर कर देगा तो ये लूप की एग्जीक्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। और ये जो -1 है इसको हम सेंटिनल वैल्यू कहते हैं, इसलिए इसको सेंटिनल लूप भी कहा जाता है। हम कहते हैं कि इस लूप की एग्जीक्यूशन का स्टॉप होना जो है वो -1 वैल्यू के ऊपर या सेंटिनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें जो वैल्यू है वो कोई काउंटर वैल्यू नहीं है, बल्कि इसमें जो वैल्यू है वो एक सेंटिनल वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो ये हमारे पास डिफरेंस है काउंटर कंट्रोल लूप और सेंटिनल कंट्रोल लूप के अंदर। ये कुछ एग्जांपल है काउंटर कंट्रोल लूप की यहाँ पे दी हुई हैं कि लेट से अगर आपने यूज़र से 5 नंबर इनपुट करवाने हैं लूप के साथ, तो आप 1 से लेके 5 तक लूप लगा लेंगे, तो मतलब काउंटर कंट्रोल लूप होगा। आपने कोई 7 वैल्यूज़ प्रिंट करनी है, 7 आइटम्स प्रिंट करने हैं आपने, तो आप 1 से लेके 7 तक लूप लगाएंगे, तो ये भी काउंटर कंट्रोल लूप होगा। अगर आपके पास कोई n नंबर्स हैं और आपने उनको सॉर्ट करना है तो इसके लिए भी आप एक काउंटर कंट्रोल लूप लगाएंगे। आपको पता है कि आपने इतनी वैल्यूज़ हैं और इन वैल्यूज़ के लिए आप इतनी दफ़ा लूप को आइट्रेट करेंगे। और इवेंट कंट्रोल लूप नॉर्मली कैसे होंगे? पहली बात तो ये है कि इवेंट कंट्रोल लूप के लिए आप कभी भी फॉर लूप को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये भी एक डिफरेंस है। नॉर्मली हम कहते हैं कि हम कहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे हम इवेंट कंट्रोल लूप इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आपका काउंटर कंट्रोल लूप है तो वहाँ पे आप वैसे कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर, वाइल, डू वाइल, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि आप वहाँ पे फॉर लूप इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है वो इवेंट कंट्रोल लूप आते हैं, ये सेंटिनल लूप आते हैं, तो वहाँ पे जिस लूप को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वो फॉर लूप है। तो फॉर लूप में चूँकि आपने तीनों चीज़ें ऑन टाइम ऑफ क्रिएशन देनी होती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और टर्मिनेशन, तो लिहाजा वहाँ पे आप इवेंट कंट्रोल लूप को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एक बाकायदा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देना होता है। और हम देख रहे हैं कि इवेंट कंट्रोल लूप में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आता है, तो बल्कि हम यूज़र से ख़ास वैल्यू इनपुट करवाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमने इस लूप को दोबारा एग्जीक्यूट करना है या फिर नहीं करना। सो लेट्स से अब आपके पास फिक्स इनपुट नहीं है, अब आपने फिक्स नंबर्स रीड नहीं करने हैं। जैसे पिछले एग्जांपल में आपने 5 नंबर रीड करने थे, तो अब आपने जो नंबर रीड करने आपको नहीं आइडिया है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स बनाने के लिए फिर आप इवेंट कंट्रोल लूप को इस्तेमाल करेंगे। और ज़ाहिर बात है यूज़र को आप फिर एक सेंटिनल वैल्यू बताएंगे
कि जब तक आप इनपुट करना चाहते हैं तब तक आप ये वाली वैल्यू इंटर करते रहें, और जहाँ पे आपने इनपुट स्टॉप करनी है तो वहाँ पे आप एक सेंटिनल वैल्यू इनपुट कर दें, तो हमारे लूप को पता चल जाएगा कि अब आप मज़ीद इनपुट नहीं देना चाह रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए फिर हम जो है वो इवेंट कंट्रोल लूप को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं बेसिकली जो कि काउंट हमारे पास इवेंट कंट्रोल लूप की है। सो इवेंट कंट्रोल लूप की एग्जांपल हम किसी प्रॉब्लम की फॉर्म में इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज किया हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और हमने उन मार्क्स की जो है वो एवरेज फाइंड करनी है, और यूज़र ने हमें ये नहीं बताया कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जिनके, या वो कितनी वैल्यूज़ हैं जिनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है। लेट्स से यूज़र जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स की टोटल मार्क्स की एवरेज फाइंड करना चाहता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो, कुछ स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट जो हैं वो 5 हैं, कुछ स्टूडेंट के सब्जेक्ट जो हैं वो 7 हैं, कुछ स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट जो हैं वो 10 हैं। तो दैट मीन कि हर दफ़ा जब वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमने एवरेज फाइंड करनी है वो डिफरेंट आ रहे हैं। अब हम इस प्रॉब्लम को बगैर लूप के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें पता होता कि 3 स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स इनपुट करवाने हैं तो हम 3 वेरिएबल ले लेते, या हमने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट करवाने हैं तो फिर हम 5 वेरिएबल ले लेते। अब इसका मतलब ये है कि हम इसके नंबर ऑफ़ वेरिएबल जो हैं वो फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इन मार्क्स इनपुट करवाने के लिए एक ही वेरिएबल ले लेते हैं, और हम रेदर देन के हम 5 सब्जेक्ट्स क्रिएट करें या 3 सब्जेक्ट्स क्रिएट करें, बल्कि हम एक लूप को इस्तेमाल करेंगे, और वो लूप क्या करेगी, वो बार बार यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाएगी, और चूंकि हमने एवरेज फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जब भी हम वैल्यू यूज़र से एक ले लिया करेंगे तो हम उसको एक सम के वेरिएबल में ऐड कर दिया करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम 5, 10 या 15 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करवाने के लिए एक वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, और जब एक वैल्यू आ जाएगी तो उसको सम में ऐड कर दिया करेंगे। इस तरह से क्या होगा, यूज़र जितने भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स देता जाएगा उन सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे पास सम के वेरिएबल में ऐड होते जाएंगे, और जब सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम सम को डिवाइडेड बाय कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी हमें एक और वेरिएबल भी लेना है और उस वेरिएबल को हम नाम देते हैं काउंट का, जो ये काउंट करेगा कि यूज़र ने कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर किए हैं। तो हम सम और काउंट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी, तो हम एक और वेरिएबल जो है वो एवरेज का भी ले लेते हैं। अब हमने करना क्या है कि यूज़र से हमने मार्क्स इनपुट करवाने हैं, तो यूज़र को ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे लूप की सेंटिनल वैल्यू कौन सी है, यानी अब यूज़र को कोई ना कोई क्राइटेरिया देना पड़ेगा हमें कि जब तक आपके पास वैलिड सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं तो आप वो मार्क्स एंटर करते रहें, लेकिन जैसे ही आपको आपके पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स ख़त्म हो जाएं तो आपने ख़ास वैल्यू एंटर करनी है, और उस ख़ास वैल्यू के ऊपर हमारा लूप जो है वो आपसे इनपुट लेना स्टॉप कर देगा। और लेट से कि मैं यहाँ पे सेंटिनल वैल्यू जो है वो अपनी मार्क कर देता हूँ -1, क्योंकि सब्जेक्ट्स के मार्क्स कभी माइनस में नहीं होते हैं। तो सब्जेक्ट्स के मार्क्स 0 से लेके पॉजिटिव तक कोई 100 तक वैल्यू हो सकती है, तो वैसे तो मैं सेंटिनल वैल्यू कोई भी ले सकता हूँ, तो लिहाजा लेकिन मैं फ़िलहाल सपोज कर रहा हूँ कि यूज़र को मैं ये मैसेज देता हूँ कि जब वो -1 एंटर करेगा तो हमारा प्रोग्राम उससे इनपुट लेना बंद कर देगा। तो यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं पहले। ठीक है, आप कोई किसी भी तरह से इस मैसेज को बना सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल यूज़र को ये मैसेज दे दिया है कि जब तक आपके पास वैलिड मार्क्स हैं तब तक आप जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ एंटर करेंगे, लेकिन जैसे ही मार्क्स आपके पास एंड हो जाएंगे तो आपने -1 एंटर कर देना है। इसका मतलब ये है कि मुझे पता है कि मेरा लूप कब स्टॉप करेगा, जब मार्क्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो सबसे पहले यूज़र से पहली वैल्यू मार्क्स की हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये पहली दफ़ा यूज़र मार्क्स की वैल्यू एंटर कर देगा।
और अब हमने चेक करना है कि अगर ये मार्क्स की वैल्यू है ये -1 नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू -1, ठीक हो गया। तो ये मेरे लूप का ब्लॉक आ जाएगा। यानी अब इस लूप की इनिशियलाइजेशन किसी काउंटर वेरिएबल से नहीं हुई है, बल्कि इस लूप की इनिशियलाइजेशन एक ऐसे वेरिएबल से हो गई है जिसको यूज़र ने दिया है। अब ये यूज़र की मर्जी है कि वो पहली दफ़ा में -1 एंटर कर देगा, और जब ये लूप चल रहा होगा तो हमारे पास ज़ाहिर बात है मार्क्स की एक वैल्यू आ चुकी होगी। तो अब हमने करना क्या है, लेट्स से हम सम में पहली वैल्यू जो है वो कुछ स्टोर कर देते हैं। सम में पहली वैल्यू मैंने जब कोई मार्क्स की वैल्यू नहीं आई थी तो सम में पहली वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, 0। और यहाँ तक आने का मतलब ये है कि यूज़र ने मार्क्स की एक वैलिड वैल्यू दी है। तो हम क्या करेंगे, सम की वैल्यू में सम प्लस इक्वल कर देंगे हम मार्क्स, यानी यूज़र ने जो मार्क्स एंटर किए हैं वो सम में जाके ऐड हो जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, दोबारा से यूज़र से मार्क्स की वैल्यू इनपुट करवाएंगे। तो दोबारा यूज़र को ये वाला मैसेज दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्क्स की वैल्यू अपडेट हो जाएगी हमारी, और दोबारा हमारा लूप जो है वो चेक करेगा कि मार्क्स की मेरे पास अगली वैल्यू क्या आई है। ठीक हो गया। अब हमने साथ साथ क्या करना है कि हमने ये भी काउंट करना है कि हमारा लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट किया है। यानी अगर हमने एवरेज फाइंड करनी है तो हमें ये देखना होगा कि कितनी दफ़ा मार्क्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस लूप में आके काउंट में 1 का इजाफा कर देंगे। ठीक हो गया। और जब हम इस लूप से बाहर आएंगे तो इसका मतलब है कि मार्क्स हमारे पास सारे आ चुके हैं। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है। और एवरेज की वैल्यू को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे। सो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। हम इसको सोर्स फाइल को सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। होप सो कि इसमें कोई एरर नहीं आएगा। यस, कोई एरर नहीं है। एग्जीक्यूट किया, देखें स्क्रीन पे मैसेज आ रहा है कि आप पॉजिटिव वैल्यू एंटर करें या -1 एंटर करें। सो लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास पहला जो स्टूडेंट्स हैं उसके 3 मार्क्स हैं। तो पहले मार्क्स जो हैं वो 34 है। फिर दोबारा मुझे मैसेज दे रहा है क्योंकि वो मैसेज मैंने लूप में लगा दिया है। सो सेकंड सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो 67 है। सो थर्ड सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो 56 हैं। अब मार्क्स की वैल्यू ख़त्म हो गई है तो मैं क्या एंटर करूँगा, -1 एंटर करूँगा। तो स्क्रीन पे जो एवरेज मार्क्स हैं वो 39 आ चुके हैं। ठीक हो गया। यानी वो 3 वैल्यूज़ को उसने ऐड किया है और उसको फिर काउंट पे डिवाइड करके उसने मुझे आंसर दे दिया है। दैट्स इट। और अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब मेरे पास जो है वो 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। तो ये पहले सब्जेक्ट्स के मार्क्स 34 आ गए और दूसरे सब्जेक्ट्स के मार्क्स 32 आ गए। और अब मार्क्स की वैल्यू ख़त्म हो गई है तो मैं एक इवेंट वैल्यू दे देता हूँ, सेंटिनल वैल्यू दे देता हूँ -1। तो मार्क्स की वैल्यू जो एवरेज है मेरे पास वो 22 आ गई है। ये मेरे पास कहीं लगता है एवरेज में गलती हो रही है। ये 22 तो नहीं बनना चाहिए, 32 प्लस, नहीं इसकी एवरेज गलत आ रही है। थोड़ा लॉजिक देख लेते हैं हमने क्या लगाई है। -1 एंटर किया, स्टिल 22 आंसर। एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय काउंट। अच्छा, जो चीज़ हम मिस कर रहे थे वो काउंट की इनिशियलाइजेशन मिस कर रहे थे। सो काउंट की इनिशियलाइजेशन जो है वो 0, यानी जब तक हमने किसी भी मार्क्स की वैल्यू इनपुट नहीं करवाई है तो काउंट में वैल्यू जो है वो 0 होगी। तो यहाँ पे हमने पहले मार्क्स की वैल्यू इनपुट करवा ली है तो अब हम काउंट की वैल्यू ++ कर रहे हैं। जब दूसरे मार्क्स की वैल्यू इनपुट करवा लेंगे तो काउंट की वैल्यू फिर ++ हो जाएगी। और थर्ड टाइम अगर -1 या लास्ट टाइम हमने -1 इनपुट किया है तो वहाँ पे काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ हमने नहीं करना था। तो ये लॉजिकल एरर कर रहा था मैं कि काउंट को मैंने किसी वैल्यू से स्टार्ट नहीं किया था। दोबारा ट्राई करते हैं, 34 और सेकंड वैल्यू 32, और अब मैं -1 इनपुट करता हूँ। तो यस, देखें अब मैंने वैल्यूज़ प्रिंट करवा के चेक की थी असल में, तो टोटल 66 बनता है और डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, और तो आंसर मेरे पास जो है वो 33 आ रहा है। सो इस तरह से आप जो है वो सेंटिनल लूप को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अच्छा, लूप में सम टाइम हमारे पास जो आइट्रेशन है वो इनफाइनाइट टाइम तक चली जाती हैं, और इनफाइनाइट लूप एक ऐसा लूप होता है जो कभी भी अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो उसको स्टॉप नहीं करता। और इनफाइनाइट लूप होने की रीज़न ये होती है कि हमने आइदर कंडीशंस को गलत इस्तेमाल कर लिया है, या फिर हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल नहीं किया काउंटर कंट्रोल लूप के अंदर, और अगर इस्तेमाल किया है तो हमने इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया। यानी हमने इंक्रीमेंट करना था, हमने डिक्रीमेंट कर दिया, या हमने डिक्रीमेंट करना था और हमने इंक्रीमेंट कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, हमारा वो जो लूप है वो एक इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इनफाइनाइट लूप एक ऐसा लूप होता है जिसकी एग्जीक्यूशन कभी भी स्टॉप नहीं होती है। अब अगर आप एक इनफाइनाइट लूप में चले गए हैं तो यूजली आपका वो लूप खुद ब खुद तो टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको चलने देंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके इस प्रोग्राम को खुद ही क्लोज कर देगा। इनफाइनाइट लूप की एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज किया मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लूप लगा लेता हूँ, और क्विकली हम एक फॉर लूप लगा के देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास ये एक वेरिएबल इंट ऑफ आई है, और मैंने आई को स्टार्ट कर दिया है 0 के साथ, और कंडीशन मैंने लगा दी है आई लेस देन इक्वल टू 10, और आई में बजाय मैंने इंक्रीमेंट करने के मैंने स्टार्ट कर दिया आई में डिक्रीमेंट करना, और स्क्रीन पे मैसेज लगा रहा हूँ मैं सी आउट ऑफ आई का। ठीक हो गया। अब इस लूप के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है कि आई 0 से स्टार्ट किया है और आई ने रीच करना था 10 पे, लेकिन आई को मैंने डिक्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आई 10 पे रीच नहीं करेगा बल्कि आई 0 -1 -2 -3 में चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कंडीशन कभी भी हमारे पास फॉल्स नहीं हो पाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू कभी 10 तक जा ही नहीं पाएगी, ना ही 10 की वैल्यू को एक्सीड कर पाएगी, तो ये कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो गई है। अब जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो क्या होगा, देखें स्क्रीन के ऊपर हमारे पास आई की वैल्यू प्रिंट होना स्टार्ट हो गई है, और ये जो लूप है ये एक इनफाइनाइट लूप बन गया है। अब ये लूप स्टॉप कैसे होगी, ये खुद ब खुद तो कभी भी स्टॉप नहीं होगी, ये दो तरह से स्टॉप की जा सकती है। एक तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से क्लोज कर दूँ तो डेफिनेटली प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाएगा, तो लूप भी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि इसको चलने दूँ, अगर मैं इसको ऐसे चलने देता हूँ तो कुछ देर के बाद जो है वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को खुद ही क्लोज कर देगा जब ये इनफाइनाइट रिसोर्सेज लेना स्टार्ट कर देगा। सो अगर हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे छोड़ दें तो शायद ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा, तो लिहाजा मैं इसको खुद ही क्लोज कर देता हूँ। तो आपने इसको भी ख्याल करना होता है, जब भी आप लूप का इस्तेमाल करें तो आपने ख्याल से देखना है कि आपका लूप का टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, एक रीज़न ये होती है कि आपने कंडीशंस को गलत कर दिया या आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में प्रॉब्लम कर दिया है। दूसरा ये है कि अगर आप इंक्रीमेंट करना भूल गए हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट ही आपने भूल गए हैं, तो उस केस में भी आपका जो लूप है वो एक इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं वाइल और डू वाइल की, मैं इसको आप क्विकली स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, ये वो एक और एग्जांपल है जो आपने अभी की है, लेकिन इसमें उन्होंने सेंटिनल वैल्यू जो है वो 999 दी हुई है। तो बेसिकली ये भी कुछ एवरेज फाइंड कर रहा है उन नंबर्स की जो यूज़र इनपुट करेगा, और ये इसका एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है, मैं ये स्लाइड्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, लूप के अंदर भी आप कंपाउंड कंडीशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाउंड कंडीशंस होती क्या है, जब आप किसी लूप के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा रहे होते हैं, जैसे आप इफ़ या मल्टीपल इफ एल्स में मोर देन वन कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं, इसी तरह लूप में भी आप बहुत सारी कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करना होता है। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे करंटली देखें तो ये दो कंडीशन साथ साथ लगी हुई हैं, एक कंडीशन में कैपिटल वाई को चेक किया गया है और एक कंडीशन में लोअर वाई को चेक किया गया है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें यूज़र की सैलरी को इनपुट करवाया जा रहा है, और जब तक यूज़र जो है वो वाई प्रेस करता रहेगा तब तक जो है वो आप अगली वैल्यू इनपुट करवाते रहेंगे, लेकिन जैसे यूज़र ने वैल्यू एन इनपुट करेगा
तो आपका लूप जो है वो स्टॉप कर जाएगा। अब वाई में यूज़र कैपिटल वाई भी एंटर कर सकता है, लोअर केस में भी वाई एंटर कर सकता है, तो लिहाजा दोनों वाईज को चेक करने के लिए दो कंडीशंस लगा दी गई हैं, एक कैपिटल वाई के साथ और एक लोअर केस वाई के साथ। तो आप बहुत सारी कंडीशन को अगर कंबाइन करना चाहते हैं तो आप उनके लिए लॉजिकल ऑपरेटर एंड या और या नॉट का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ये सिंपल जैसे आपने इफ़ में इफ़ एल्स में इस्तेमाल करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे लूप्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम एग्जांपल को दोबारा रिपीट किया गया है यहाँ, लेकिन यहाँ पे डू वाइल इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखें, पहले डू और फिर उसका ब्लॉक यानी स्टेटमेंट्स हैं और कंडीशन एंड पे लगाई गई है। अच्छा, जब आप डू वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं तो इस की कंडीशन के एंड पे सेमीकोलन भी यूज़ करेंगे आप। तो ये एक डिफरेंस भी होता है बाकी लूप्स में और डू वाइल लूप में। बाकी लूप में कंडीशन के एंड पे कहीं सेमीकोलन नहीं आएगा, लेकिन जब आप डू वाइल का लूप इस्तेमाल करेंगे तो एंड पे आपको सेमीकोलन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, इन लूप का बहुत कॉमन इस्तेमाल जो है वो मेन्यूज डिज़ाइन करने के लिए भी दिया जाता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम का एक मेन्यू हो, सपोज किया कि आप एक पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, लेट्स से आपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना है और आपने न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड व्यू करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड एडिट करना है, और आप कंसोल के ऊपर यूज़र को मेन्यू देना चाह रहे हैं, तो आप इस मेन्यू के लिए भी लूप को इस्तेमाल करते हैं। यानी आप यूज़र को ऑप्शन दे देते हैं कि अगर वो 1 प्रेस करेगा तो आप जो है वो फ्ला मेन्यू में चले जाएंगे। जैसे आप उसको ऐसे भी स्मूथ कर लें, जैसे एटीएम मशीन के ऊपर जो है वो एक मेन्यू आ रहा होता है और आप यूज़र को जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस के अगेंस्ट डिफरेंट कीज़ बता देते हैं कि आप इस ऑप्शन के लिए आप ये वाली की प्रेस करें, और एक की आप ऐसी रख देते हैं जिसकी जो कि एग्ज़िट की होती है, यानी जब यूज़र वो की प्रेस करेगा तो आपका मेन्यू जो है वो एग्ज़िट कर जाएगा। तो सिमिलरली आप लूप के अंदर कंडीशंस बना सकते हैं। आप लूप के अंदर जो है कंडीशन सेंटिनल वैल्यू के साथ बना सकते हैं कि अगर ये वैल्यू आ रही है तो इस मेन्यू में से एग्ज़िट कर दिया जाए, अदर देन अगर कोई और वैल्यू आ रही है तो आप मेन्यू के अंदर ही मज़ीद आइट्रेट कर सकते हैं। सो जैसा कि ये एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि A फॉर ऐड पार्ट टू कैटलॉग, R फॉर रिमूव पार्ट फ्रॉम कैटलॉग, F फॉर फाइंड पार्ट इन कैटलॉग एंड Q फॉर क्विट। यानी यूज़र A प्रेस करेगा तो आप उसको इस सेक्शन के ऊपर ले जाएं, R प्रेस करेगा तो इस सेक्शन के ऊपर ले जाएं, F प्रेस करेगा तो इस सेक्शन के ऊपर, और Q प्रेस करेगा तो इस सेक्शन के ऊपर उसको ले जाएं। सपोज किया अगर मैं इस मेन्यू को बड़ी क्विकली डिज़ाइन करूँ लूप को यूज़ करके, तो यूज़र से चॉइस लेने के लिए कि यूज़र कौन सा करैक्टर इनपुट कर रहा है, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं चॉइस का। और अब चूंकि यूज़र ने कोई करैक्टर इनपुट करना है तो वेरिएबल की टाइप क्या हो जाएगी, करैक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यूज़र को हम बताते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस उसने इनपुट करने हैं। तो सी आउट कर दिया हमने, और ये सी आउट ये हो गया। A फॉर कैटलॉग, ठीक है। और अगर आपने इसमें लाइन ब्रेक देनी है अब हम कंडीशन क्या बनाएंगे। तो यूज़र किसके ऊपर क्विट करेगा, पहले तो हम इनपुट करवा लेते हैं कि यूज़र ने चॉइस दी क्या है हमें। हाँ जी, वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू, लेट्स से यूज़र स्मॉल क्यू भी इनपुट कर सकता है या कैपिटल क्यू भी इनपुट कर सकता है, तो फिर और ठीक है।
तो अगर आप करेक्टर के साथ कंडीशन को चेक करें तो सिंगल कोट के अंदर आप वैल्यूज़ को चेक करेंगे। तो करेक्टर वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स में आती हैं। और अब इसका मतलब ये है कि यूज़र ने या ए इनपुट किया है, या आर इनपुट किया है, या एफ, और या फिर क्यू। तो अगर आपने ए इनपुट किया है, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और स्विच हम लगाते हैं चॉइस के ऊपर, ऐसे ही है। और पहला केस क्या है कि यूज़र ने क्या इनपुट किया है, यूज़र ने जो इनपुट किया है वो ए इनपुट किया है। और अगर ए इनपुट किया है तो यहाँ पे हमने यूज़र को कोई ऐड पार्ट टू कैटलॉग की कोई फंक्शनैलिटी देनी है। तो हम फंक्शनैलिटी तो नहीं दे सकते फिलहाल, कोई हमने कोई फंक्शनैलिटी डिज़ाइन ही नहीं की है। तो यहाँ पे हम ऐड का फंक्शन समझ लें यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एक केस हमारे पास क्या हो जाएगा कि यूज़र ने क्या इनपुट किया है, यूज़र ने आर इनपुट किया है। और फिर एक केस बना देते हैं कि यूज़र ने इंटर किया है एफ। असल में तो यहाँ पे हमारा कोड होना चाहिए था ये काम करने का, लेकिन अब वो कोड हम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मेन्यू बना के देख रहे हैं। ठीक है, सो ये ब्रेक हो गया। ठीक है, और जब स्विच केस एंड हो जाएगा तो अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा अगर सपोज किया केस जो है वो इनमें से कोई भी नहीं है, जा ही नहीं रहा, सो डिफ़ॉल्ट केस को ख़त्म कर देते हैं और इनपुट लूप से बाहर ले लेते हैं। दोबारा रन करते हैं, थोड़ी सी लॉजिक चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, अब लेट से ए के साथ हमने जो है वो ऐड टू पार्ट करना है, और अब बी आर के साथ हमने रिमूव करना है। ठीक हो गया, मैंने डबल क्लिक कर दिया है। और अगर आप चाहें तो आप इनके साथ जो है वो इफ़ एल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इफ़ चॉइस इज इक्वल टू ए तो ये वाला मेन्यू एग्जीक्यूट कर जाए, चॉइस इक्वल टू आर तो ये वाला मेन्यू एग्जीक्यूट कर जाए, चॉइस इक्वल टू एफ तो ये वाला मेन्यू एग्जीक्यूट कर जाए। तो चाहे आप स्विच, क्योंकि इक्वालिटी का कंपैरिजन था तो मैंने केस स्विच केस इस्तेमाल कर लिया। ऑल दो कि आप इसके साथ जो है वो ये भी इस्तेमाल कर सकते थे कि आप इसके अंदर सिंपल इफ़ या मल्टीपल इफ एल्स का इस्तेमाल करके भी आप इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते थे। तो खैर पर्पज़ ये है कि आप किस तरह से मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी आप जैसे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे मेन्यूज़ होते हैं तो आप सेम मेन्यूज़ लूप्स के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये एग्जांपल यहाँ पे एक दी हुई है आपके सामने, ये भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्जांपल है, लेकिन ये एग्जांपल रन नहीं होगी आपके पास क्योंकि यहाँ पे शो ऑप्शन का एक फंक्शन बनाया गया है और शो ऑप्शन का फंक्शन फिर आपको खुद भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। वाइल और डू वाइल में डिफरेंस हम देख चुके हैं। प्री टेस्ट लूप नॉर्मली फॉर जो है ये प्री टेस्ट लूप के लिए इस्तेमाल होता है, इसका प्री सिंटैक्स हम देख चुके हैं। अब एक चीज़ बाकी है हमारी, वो इस टॉपिक के अंदर वो नेस्टेड लूप है और ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स हैं। तो ये वाले टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। चंद एक क्वेश्चंस में आपको जो है वो सेंटिनल लूप के हवाले से भी दे दूँगा, आपने उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेना है जिससे आपकी इन लूप्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।